नमस्ते। हमेशा खुश रहिए बिटिया। आई एम JVN Anchit and today I am going to cover a topic on scissoring gait. Scissoring gait is a topic which is being covered in PT Neurology in the course Bachelor's of Physiotherapy. So let's study more about scissoring gait. What is scissoring gait? So scissoring gait, as the name suggests, is a gait which involves some kind of scissoring movements. That is why it is called scissoring gait. तो सीज़र जैसे चलती है, जैसे उसके आगे के मुंह क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो उसी तरीके का गेट जब प्रेजेंट होता है, जब देखा जाता है, तो उसको हम सीज़रिंग गेट बोलते हैं. सो वाइल वॉकिंग इन सम कंडीशंस, स्पेशली जब भी हम सीज़रिंग गेट बोलते हैं तो तुरंत हमारे मन में सेरेब्रल पैल्सी का नाम आना चाहिए. साथ में क्योंकि ये जो गेट होता है ये स्पैस्टिक पेशेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो स्पैज़म हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर होता है. तो पीपल सफरिंग फ्रॉम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स और CP सबसे ज़्यादा उनमें देखा जाता है, और CP में भी इसलिए जिसमें स्पैस्टिक पैराप्लीजिया होता है या डायप्लीजिया होता है. स्पैज़म की वजह से जो गेट निकल के आता है चलते समय, जो हमको मूवमेंट पैटर्न्स दिखता है, जो इस फोटो के थ्रू हम देख पा रहे हैं, उस पैटर्न को सीज़रिंग गेट बोलते हैं. अब क्या होता है, किस तरीके का पैटर्न होता है, आई जस्ट शो यू अ वेरी शॉर्ट वीडियो जिसको देख के काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी. नाउ दिस वीडियो शोज़ अ टिपिकल सीज़रिंग गेट. आप देख सकते हैं कैसे जो लोअर लिम्स है वो स्पैज़म में हैं और क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को चलते हुए. ये थोड़ा रिकवर्ड पेशेंट है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा. नाउ दिस इज़ अ टिपिकल सीज़रिंग गेट. आप देख सकते हैं लेग्स जब आगे बढ़ते हैं तो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, जैसे सीज़र क्रॉस करती है. ये सारे CP चाइल्ड हैं, सबको सेरेब्रल पैल्सी है. अब आपको क्या नोट करना है इस गेट में, आप देखिए जो लेग है वो एडक्टेड है. ये इसमें एंकल फुट ऑर्थोसिस बांधा गया है. इट इज़ वन ऑफ द रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स जिससे आप एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन को रोकते हो, विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द सर्कमडक्शन विच हैपन्स, जो हमने सर्कमडक्शन गेट में पढ़ा था. इसके अंदर क्या होता है, जो लोअर लिम्स होते हैं हमारे, उनके अंदर एक्सेसिव स्पैज़म की वजह से हिप जो होता है वो एडक्टेड होता है. एडक्टेड होने के कारण जब साथ में होते हैं तो नीज़ आपस में ब्रश करते हैं, और जब एक लिम्ब दूसरे से आगे निकलता है तो वो क्रॉस कर जाता है, एक दूसरे को क्रॉस पैटर्न बनाता है, जिसको हम सीज़रिंग गेट बोलते हैं. ये देखिए, जब साथ में हैं तो नीज़ आपस में रब करेंगे. ये देखिए, दिस इज़ अनदर ऑर्थोसिस विच इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रिवेंट द क्रॉसिंग ऑफ द नी. तो इसके अंदर क्या टिपिकल फीचर्स देखे गए हैं, आई विल जस्ट ब्रीफ यू विद देम. So scissoring gait, it results from spasticity of bilateral adductor muscles of hip. One leg crosses directly over the other with each step, like crossing the blades of a scissor. Example is cerebral palsy. So इसके अंदर जब हिप एडक्टर्स स्पैस्टिक होते हैं तो डेफिनेटली एडक्टर्स का काम होता है एडक्शन करवाना. तो जब एडक्टर्स स्पैस्टिक होंगे तो सबसे ज़्यादा काम वही करेंगे, जिसकी वजह से क्या करते हैं, आपस में दोनों पैर जुड़े हुए रहते हैं, और जैसे ही एक पैर आगे निकलता है, चलने की हम कोशिश करते हैं, तो दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है, जो हमको एक सीज़र का पैटर्न बनाता है. अब इसके अंदर सिर्फ हिप इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि CP है, स्पैज़म पूरे पैर के अंदर होगा. इवन अगर अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी है तो भी पूरे लोअर लिम्स में स्पैज़म होगा. तो इसके साथ साथ और भी चीज़ें क्या देखी जाती हैं, हिप तो हमने बात कर लिया, एडक्शन के अंदर होगा. एडिशन के साथ साथ इंटरनली रोटेटेड होता है, जो आपने वीडियोस देखी थी, या इनफैक्ट इसके अंदर भी जो दिख रहा है फुट, ये अंदर की तरफ है. अंदर की तरफ जब फुट होता है तो इसका मतलब हिप इंटरनली रोटेटेड है. जब हम नी पे आते हैं तो नी हमेशा फ्लेक्स्ड रहता है, पूरा एक्सटेंशन में नहीं रहता है, विच इज़ इवन एविडेंट इन दिस पिक्चर. उसके बाद जब फुट की बात करते हैं तो हमारा फुट प्लेंटर फ्लेक्स्ड रहता है और हल्का सा इन्वर्जन की तरफ रहता है. तो हिप से लेके नीचे तक जब हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल पैटर्न में नहीं है तो हमारा गेट एबनॉर्मल हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम चलने की कोशिश करते हैं तो जब हमारा क्रॉसिंग पैटर्न आता है, एक तो हमारा नी लॉक नहीं हो पाता बिकॉज एक्सेसिव फ्लेक्जन में रहता है वो टाइटनेस की वजह से.
जब नहीं हो पाता, लॉक नहीं हो पाता, तो बैलेंस करने के लिए जैसे ही हम एक पैर आगे बढ़ाते हैं एक तो वो दूसरे को क्रॉस कर जाता है। सो वेन एवर अ लिम्ब लाइक इफ़ सपोज़ अगर हम राइट हिप से फ्लेक्जन करके राइट स्टेप आगे करते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जब वो क्रॉस कर जाएगा, लेफ़्ट साइड आ जाएगा, तो कंपनसेट करने के लिए बॉडी अपने आप ही राइट साइड झुक जाती है। फिर जब लेफ़्ट निकालते हैं तो बॉडी लेफ़्ट साइड झुक जाती है। तो ऐसे जैसे जैसे पैर नीचे क्रॉस करते हैं, ऊपर का ट्रंक लेफ़्ट और राइट चलता रहता है, जिसकी वजह से बॉडी स्टेबल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर अगर लोअर लिम्ब अफेक्टेड होते हैं, उसकी वजह से अपर लिम्ब अपने आप ही अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गेट या तो हम इनिशिएट ही नहीं कर पाते और चलते हैं तो एक्सेसिव फॉलिंग के चांसेस होते हैं, तो वो पेशेंट रिस्क होता है उनको गिरने का। तो जब भी, इसलिए फिजियोथेरेपी का रोल आता है सारी चीज़ें करेक्ट करने के लिए। अब साथ साथ में और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जब एक्सेसिव स्पैज़म्स हो जाते हैं, तो जब भी किसी एक ग्रुप का स्पैज़म होता है या स्पैस्टिक होती है, तो उसका जो अपोजिट ग्रुप होता है यानी एंटागोनिस्ट जो होता है, वो अपने आप ही लूज़ होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो मसल्स वीकन हो जाती हैं, जिसका फिजियोलॉजिकल फिनोमेना बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी भी मसल ग्रुप को, या अगर आप कोई इलास्टिक बैंड के बारे में बात करते हैं, अगर आप उसको बहुत टाइम तक स्ट्रेच करके रखेंगे तो धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी वो खो देगा। सिमिलरली अगर कोई भी जॉइंट अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर रहता है, अगर हिप की हम बात कर रहे हैं, अगर हिप फ्लेक्स रहेगा, स्पेशली नी की अगर हम बात करें, तो नी अगर जब बहुत टाइम तक फ्लेक्स रहेगा, तो जो उसके एक्सटेंसर्स हैं वो स्ट्रेच होने के कारण अपनी इलास्टिसिटी खो देंगे और धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाएंगे। इलास्टिसिटी खो देंगे तो धीरे धीरे उनकी वीकनेस होती चली जाएगी। जब उनकी वीकनेस होगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा, स्पैज़म, जो नी है हमारा वो और फ्लेक्जन में चला जाएगा, क्योंकि एक्सटेंसर्स उसको होल्ड करने की कैपेसिटी खो देंगे। तो ये एक विशियस सर्कल है जो चलता रहेगा। हमारा जो एगोनिस्ट है, मतलब जो जो ज़्यादा स्पैस्टिक है, वो और ज़्यादा फ्लेक्जन में जाता जाएगा और एंटागोनिस्ट वीक होता जाएगा, जिसकी वजह से ओवर द टाइम कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे और फाइनली वो कॉन्ट्रैक्चर्स डिफॉर्मिटी बना देंगे और अल्टीमेटली उनको सर्जिकल वे में ही ठीक किया जा सकेगा। यानी उनको ट्रीट करने का तरीका क्या होगा, सर्जरी से उन कॉन्ट्रैक्चर्स को काटा जाएगा और उनको लेंथनिंग करी जाएगी, जो टेंडेंस हैं वो एक्स्ट्रा उसमें लगा के उसको लेंथनिंग की जाएगी। सो फिजियोथेरेपी का रोल आता है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में। सबसे पहले अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात करें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अब हमको पता है कि हिप ज़्यादा एडक्शन में है, तो हमको एडक्टर्स को सबसे पहले स्पैज़म के ऊपर काम करना है, तो हम पूरे लोअर लिम्स के ऊपर स्पैज़म में काम करते हैं, मेडिकली ट्रीट करते हैं उसको, स्पैज़म कम करने के लिए मेडिकेशन देते हैं। मेडिकली के साथ साथ जब हम रिहैब चलाते हैं तो हम अलग अलग तरीके से स्पैज़म कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग हम करते हैं लेंथनिंग करने के लिए, शॉर्टनिंग जो हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, स्पैज़म को कम करने के लिए। फिर हम बहुत सारी टेक्निक्स, स्पैज़म कैसे कम करते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या क्या तरीक़ों से हम स्पैज़म कम कर सकते हैं। उसके बाद जब एडक्टर्स हो रहे होते हैं तो हमको एबडक्टर्स को साथ साथ, क्योंकि वो वीक हो चुके होते हैं, इलास्टिसिटी खो चुके होते हैं, तो उनके ऊपर काम चालू करना पड़ता है हमको। उनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी पड़ती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है। नी क्योंकि ज़्यादातर फ्लेक्स पोजीशन में रहता है, तो हमको नी के एक्सटेंसर्स के ऊपर हमको काम करना पड़ता है। एक्सटेंसर्स की हमको अगेन रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट्स करानी पड़ती हैं, स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। जब हम फुट की बात करते हैं तो फुट प्लांटर फ्लेक्स रहता है, तो हमको डॉर्सीफ्लेक्सस के ऊपर काम करना पड़ता है। ज़्यादातर फुट सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्चर्स में आ जाता है और वो प्रोवाइड इनहिबिट करने के लिए हम एंकल फुट ऑर्थोसिस का यूज़ करते हैं, जो आपने वीडियो के थ्रू देखा था। तो धीरे धीरे हमको बेसिकली हर जॉइंट के ऊपर काम करना पड़ता है। अगेन असेसमेंट के ऊपर बेस करेगा कि कितना स्पैज़म वहाँ पर है, उस स्पैज़म को कैसे हमको ट्रीट करना है, ऑपोजिट जो मसल है उसमें स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है, ऑल रेंज ऑफ मोशंस कैसे बढ़ाने हैं हमको। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है, रेंज ऑफ मोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, पेशेंट के साथ साथ रिलेटिव की एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, उनको सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि दिन में सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट करने से ये पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। मल्टीपल टाइम्स दिन के अंदर एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं। शुरू में एक्टिव होती हैं, फिर धीरे धीरे एक्टिव असिस्टेड होती हैं, धीरे धीरे फिर वो पेशेंट जब खुद करता है फिर रेजिस्टेंस के थ्रू स्ट्रेंथनिंग चालू हो जाती है।
अब क्योंकि इस गेट के साथ हमारा अपर ट्रंक भी बहुत ज़्यादा स्वे करता है, तो हमको ट्रंक की कोर मसल्स के ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हिप की पेल्विक टिल्ट्स भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमको बेसिकली लोअर लिम्ब पे काम करते हुए कोर की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम अपर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं, क्योंकि अपर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है उनको। जैसे आपने वीडियोस में देखा था, हाथ में स्टिक्स लेके जब चलते हैं तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है कैरी करने के लिए। सो अपर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। साथ साथ सर्जिकल मेजर्स यूज़ हो सकते हैं, जहाँ जिन पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तब तो उनका लिम्ब सीधा हो नहीं सकता, तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। लेंथनिंग टेक्निक्स होती हैं, लेंथनिंग करने से वापस से जॉइंट अपना न्यूट्रल पोजीशन में आता है, वहाँ पे आके फिर हम वहाँ से उसको ट्रेन करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो धीरे धीरे जब होता है तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा गया है। एंकल फुट ऑर्थोसिस लगा के, स्ट्रेंथनिंग करा के धीरे धीरे जो गेट है वो स्वे कम होता है, धीरे धीरे स्वे कम होता है और पेशेंट चल पाता है। तो हमारा सबसे पहला एम होता है कॉन्ट्रैक्चर्स को बचाना। दूसरा हमारा एम होता है रेंज ऑफ मोशन बढ़ा के पेशेंट को मोबाइल करना, एम्बुलेट कराना। सबसे पहले एम्बुलेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकिंग एड्स सच एज वॉकिंग स्टिक्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा एम होता है कि पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद वॉकिंग एड यूज़ करते हुए खुद चल ले, गिरे नहीं। उसके बाद धीरे धीरे तीसरा और लॉन्ग टर्म हमारा एम होता है कि वो वॉकिंग एड हटा दे, उसको इस तरीके से हम रिहैब दें कि धीरे धीरे वो जो एड है उसको डिस्कार्ड कर दे और ख़ुद इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े। So this was a very small topic about scissoring it, but it is important because again CP काफ़ी important है अगर न्यूरो के लिहाजे में अगर हम बात करते हैं तो। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की बात करते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में भी होता है, तो इसलिए दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्लस जो इसका मेजर ट्रीटमेंट है वो स्पैज़म को कंट्रोल करने में जुड़ा हुआ है। तो हमारा एक बेसिक प्रोटोकॉल है, जो बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं स्पैज़म को ट्रीट करने के लिए, तो वो सारी हम इसमें अप्लाई करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इन केस नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी। दिस वीडियो वॉज पावर्ड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच।